So hello everyone, Assalamu alaikum and good evening. This is Mohammed Danial Kamal. I am the secretary SDGs at the Burak Association. और जिस तरीके से हम लोग पहले की 3 वर्कशॉप्स कर चुके हैं, उसी तरीके से हमारी जो आज की वर्कशॉप होगी डेट विल आल्सो बी बेस्ड ऑन क्लाइमेट फाइनेंसिंग। और क्लाइमेट फाइनेंसिंग की जो डोमेन्स थी, एज वी हैव गॉन थ्रू द 3 डोमेन्स जो कि थी हमारे पास, इंट्रोडक्शन टू क्लाइमेट फाइनेंसिंग, सस्टेनेबल फाइनेंसिंग का न्यू पाथवे, और साथ साथ हम लोगों ने कवर कर लिया थी हमारी थर्ड वर्कशॉप ऑन इंस्टीट्यूशंस ऑन क्लाइमेट फाइनेंसिंग। आज की जो हमारे पास हमारे लिए खैर से जो वर्कशॉप का टॉपिक होगा डेट विल बी ऑन रिन्यूएबल फाइनेंसिंग द ग्रीन ग्रोथ, कि किस तरीके से रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर हमारे पास फाइनेंशियल बैरियर्स आते हैं, फाइनेंशियल बैरियर्स के साथ साथ हमारे पास ऐसी कौन कौन सी मुश्किलात आती हैं, और साथ किस तरीके से हमारे पास अगर हम टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करवा दें तो क्या उसकी सिग्निफिकेंस होगी, क्या उसके सोल्यूशन होंगे, क्या हमारे पास उसके आप कह रहे हैं पॉजिटिव असरात होंगे, या क्या हमारे पास उसके नेगेटिव असरात होंगे बेसिकली। सो दिस इज ऑल अबाउट रिन्यूएबल फाइनेंसिंग। और ये वाला टॉपिक क्यों दिया हमने, इस आई थॉट सो कि इसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर रिन्यूएबल फाइनेंसिंग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बात नहीं हो पा रही है आजकल। एंड यस, पाकिस्तान के अंदर रिन्यूएबल फाइनेंसिंग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बात होनी चाहिए। सो टुडेज टॉपिक इज ऑन रिन्यूएबल फाइनेंसिंग द ग्रीन ग्रोथ, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा बात नहीं हुई। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड, और हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्टली कि हम हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी कहलाती क्या है। आई नो कि हम लोगों को बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी का पता है, लेकिन आई जस्ट थॉट कि वी हैव टू यू नो हमें हमारी जो पहले वाली नॉलेज थी उसके ऊपर थोड़ा सा एक रिवीजन लेते हैं, और उस रिवीजन के बाद देन वी कैन मूव फॉरवर्ड टू द फाइनेंसिस सेक्टर की क्यों खैर से रिन्यूएबल सेक्टर में रिन्यूएबल फाइनेंसिंग की जरूरत है। ओके, so the first thing is कि renewable energy is energy derived from the natural sources that are replenished at a higher rate than they are consumed। हम लोगों को पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी बेसिकली नेचुरल सोर्सेज से ली जाती है, एंड यस हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज से हम लोग एनर्जी ले रहे हैं वो एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट के अंदर हम लोग उसको दोबारा से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, दोबारा से रीगेन कर सकते हैं, एज कम्पेयर टू जिस तरीके से हम लोग उस एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं। हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर अगर हम लोग उसकी बेसिकली हम दो सबसे बड़ी आप कह रहे हैं रिन्यूएबल सेक्टर की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास आता है हमारी सनलाइट और विंड। हमारे ये तो ऐसी चीजें हैं, ये तो ऐसी नेचुरल सोर्सेज जिनको हम लोग कॉन्स्टेंटली यूज कर सकते हैं दोबारा से दोबारा, और इनके थ्रू हम लोग दोबारा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी की जो सोर्सेज हैं वो हमें पता है कि यस दे आर इन अ ह्यूमंगस अमाउंट। हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी की जो आप कह रहे हैं वैरायटीज हैं वो बहुत ज़्यादा है, और रिन्यूएबल एनर्जी हम सब के करीब पाई जा रही है। सो बेसिकली अगर हम लोग वैसे बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर के अलावा वी हैव यू नो another term that we name it as नॉन रिन्यूएबल सेक्टर या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि बेसिकली नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज है जिनसे हम लोग एक दफ़ा एनर्जी ले सकते हैं, बट वी कैन नॉट रीगेन दैट एनर्जी अगेन एंड अगेन। और इसके अंदर बेसिकली हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स की कंजम्पशन होती है, एंड गैस हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स के अंदर हमारे 3 मेजर सेक्टर हैं, कोल, ऑयल एंड गैस। और इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स बेसिकली टू फॉर्म अ फॉसिल फ्यूल। और फॉसिल फ्यूल को जब हम लोग एनर्जी के लिए, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए जलाएंगे, हमारे पास अल्टीमेटली जीएचजीज एमिशन होंगी, ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन होंगी। और फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास टॉप पर ग्रीन हाउस गैस की एमिशन होगी डेट विल बी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, डेट विल बी रियली हार्मफुल फॉर अस एंड और इन्वायरमेंट। अगर उसकी आप कह लें अमाउंट उसकी नेचुरल या एक तरीके से बैलेंस्ड लेवल से ज्यादा होती चली जाएगी। और अगर हम लोग आगे बात करें तो यस, जनरेटिंग रिन्यूएबल एनर्जी जो है, अगर हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करते जाएंगे, इट विल क्रिएट लोअर एमिशंस। हम लोग रादर देन गोइंग टुवर्ड्स एक्सपीरियंसिंग हायर एमिशंस, हम लोग लो एमिट करते जाएंगे, कम से कम हमारी पास एमिशंस होंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि एमिशंस खत्म हो जाएंगी, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर हमारे पास एमिशंस होंगी, लेकिन करंट लेवल के मुकाबले में बहुत कम होंगी। और करंट लेवल के मुकाबले में अगर हम लोग मुवाजना कर रहे हैं तो यस, हम लोग मुवाजना कर रहे हैं एज कंपेयर टू बर्निंग दोज फॉसिल फ्यूल्स। ट्रांजिशन फॉसिल फ्यूल से आप कह लें रिन्यूएबल सेक्टर की तरफ आना बहुत
मुश्किल है। एंड यस, करंटली डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए काम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और मेनली उन सब की अटेंशन को इस इधर लाने की जरूरत है कि यस, यू हैव टू वर्क ऑन दिस थिंग, यू हैव टू वर्क ऑन दिस सेक्टर, कि क्यों हम लोग इसको ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। और बेसिकली अगर मैं वैसे कहूँ तो रिन्यूएबल, हम लोगों को पता है कि मोस्टली कंट्रीज के अंदर रिन्यूएबल की जो आप कह रहे हैं सोर्सिंग है, या रिन्यूएबल एनर्जी को हासिल करना, वो बहुत ज़्यादा चीपर है एज कम्पेयर टू द नॉन रिन्यूएबल सेक्टर साइड। और ये फॉसिल फ्यूल के मुकाबले में ग्रीन जॉब्स ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करती है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज रीडिंग अ रिपोर्ट, और उसके अंदर ये कहा गया था कि रिन्यूएबल एनर्जी कैन जनरेट 3 times मोर जॉब्स देन फॉसिल फ्यूल्स। कि रिन्यूएबल एनर्जी के पास, यानी रिन्यूएबल्स के पास ये एबिलिटी है, ये कैपेबिलिटी है कि ये सेक्टर 3 गुना ज्यादा जॉब्स प्रोड्यूस करेगा एज कम्पेयर टू बर्निंग ऑफ दोज फॉसिल फ्यूल्स। मतलब कि जो हमारा ऑयल एंड गैस, यहाँ आप कह लें कोल ऑयल एंड गैस का जो डेवलपमेंट सेक्टर है, जितने ज्यादा वो जॉब्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके 3 गुना ज्यादा हमारे पास ये रिन्यूएबल सेक्टर प्रोड्यूस करेगा। अगर हम ऐसे थोड़े से कॉमन सोर्सेज की बात करें रिन्यूएबल एनर्जी की, तो वी ऑल नोटेड कि हमारे पास जो कॉमन सोर्सेज हैं, डेट आर सोलर एनर्जी, डेट आर विंड एनर्जी, डेट आर जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास एनर्जी, हाइड्रो पावर, जो कि बेसिकली करंटली लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के अंदर। We cannot consider solar power as the largest source of renewable energy, but hydropower is being considered as the largest source of आप कह रहे रिन्यूएबल एनर्जी। और अगर हम ऐसे बात करें तो ये स्मॉल स्केल के ऊपर जो हाइड्रो पावर प्लांट्स लग रहे होते हैं, वो एक मोर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ऑप्शंस कहलाए जाते हैं, क्योंकि एक तो वो रिमोट लोकेशन पे लग सकते हैं और वहां से कम्युनिटीज फायदा उठा सकती हैं। छोटे छोटे हम लोग अगर हाइड्रो पावर प्लांट्स बना लें, अगर हम लोग आगे बढ़े तो वी आर मूविंग टूवर्ड्स द अदर सेक्टर्स, जिसमें हमारे पास एक और आप कह लें उसकी सोर्सिंग है, डेट इज ओशन एनर्जी। कि हम लोग ओशन के थ्रू भी हम रिन्यूएबल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड बाय किस तरीके से हम लोग ओशन के थ्रू करेंगे? सो बेसिकली हम लोग इसके जो ओशन के ऊपर हमारे पास टाइडल वेव्स आती हैं, हम टाइडल वेव्स के थ्रू इस चीज इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। एंड यस, चाइना इज प्रोड्यूसिंग दो थिंग, सॉरी, चाइना इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय 2 साइड्स। वो सोलर के थ्रू भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो टाइडल मूवमेंट के थ्रू भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। चाइना ने अपनी जो आप कह लें सी बाउंड्रीज हैं या सी लेवल्स हैं, उसके ऊपर अपनी समुद्री सतह के ऊपर आप ये कह रहे हैं सोलर पैनल्स लगा दिए थे। एंड उन्होंने इस तरीके से लगाए थे कि जब हवा सुबह सुबह के वक्त आप कह रहे हैं चला करेगी और सूरज की रोशनी सो पड़ेगी, तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी हमारे सोलर पैनल से प्रोड्यूस करेंगे। और शाम के वक्त वही हवा जब चला करेगी, तो जो हवा चल रही होगी दैट विल बी द टाइडल मूवमेंट, और उस टाइडल मूवमेंट से हम लोग हमारी सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे रात के वक्त, क्योंकि सोलर रात के वक्त तक चल नहीं पाएगा। अच्छा, अगर अब हम खैर से आगे बढ़ें तो देयर कम्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाई द चॉइस ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मैटर्स। कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी का तो कह रहे हैं कि चीपर है, अबेंडेंट अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस है, हमारे पास इसके डिफरेंट सोर्सिंग के सेक्टर्स हैं, तो फाइनेंसिस को हम लोग क्यों देखें? द थिंग इज कि फाइनेंसिस को मैनेज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस सेक्टर के अंदर। और वो इसलिए कि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिसर्च, वर्ल्ड बैंक ने प्रॉपरली रिसर्च की हुई है अपनी इस आप कह लें रिन्यूएबल फाइनेंसिंग के ऊपर, क्योंकि वर्ल्ड बैंक चाहता है कि यस, कंट्रीज जो हो वो अब नॉन रिन्यूएबल सेक्टर से शिफ्ट हो टुवर्ड्स रिन्यूएबल फाइनेंसिंग, सॉरी रिन्यूएबल सेक्टर, और वो ज्यादा से ज्यादा अपने मनी को प्रॉपरली मैनेज करके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के थ्रू वो इस रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर ज्यादा से ज्यादा लगाए। सो बेसिकली दे सेड कि जो भी डिसीजन मेक किया जाएगा फॉर इन टर्म्स ऑफ टू सपोर्ट रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज, आरईटीज, उन जो डिसीजन किया जाएगा वो फंड्स के थ्रू किया जाएगा। उस लाइक उन डिसीजंस के अंदर हम लोग फंड्स को यूज करेंगे, आइदर वो पब्लिक फंड्स हो आइदर वो प्राइवेट फंड्स हो, लेकिन वो फंड्स इस चीज की रिप्रेजेंटेशन करेंगे, एक ऐसी कमिटमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे कि ये वाले जो फंड हैं ये इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किए जा रहे हैं और ये पब्लिक रिसोर्सेज के महदूद वसाइल से आए, कि हमारी पब्लिक ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकती थी फंड्स, इसलिए
हम उन फंड्स को इन्वेस्टमेंट के अंदर लगा रहे हैं ताकि हमें इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा से ज्यादा मिले, हमारा हमारा फायदा हो उन फंड्स को लगाकर, रादर देन गोइंग टुवर्ड्स द नॉन रिन्यूएबल सेक्टर, कि उसके अंदर हम एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और हमारे फॉसिल फ्यूल्स भी आप कह लें यूटिलाइज होते चले जाएंगे। हमारे हमें चाहिए कि हम रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाएं, और पैसा लगाने के बाद then we will be having the most important thing, that is electricity to meet our needs। अगर हम ऐसे बात करें तो प्रिंसिपल के अंदर प्राइवेट सेक्टर जो है, प्राइवेट सेक्टर के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो फंडिंग प्रोवाइड कर सके इन्वेस्टमेंट्स के लिए खुद ब खुद, और वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू कुछ हद तक प्रोवाइड कर भी देता है। फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट सेक्टर जो है वो बहुत सारे कंट्रीज के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को लगा चुका है। इसके थ्रू बेसिकली ये होता है कि रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी इंक्रीज होती है हमारे पास, जो हमारे करंट रिसोर्सेज होते हैं, और साथ ही साथ हम लोग हमारे रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर भी रिसोर्सेज को बढ़ा रहे होते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी भारी अमाउंट के अंदर हम लोग गेन कर सकें। और ये प्राइवेट फंडिंग जो दी जा रही होती है फॉर सोशल वेलफेयर या हेल्थ केयर, उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा आप कह लें अंडररेटेड है। अगर हम लोग वैसे बात करें कि कौन कौन से अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को आप कह लें लेना चाहिए फॉर रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी की इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो बेसिकली उसके अंदर हमारे पास जो सबसे ज्यादा की रोल अदा करेगा डेट विल बी टू चेक द एफिशिएंसी। हमारा ये गोल होना चाहिए कि ऐसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि प्राइवेट फंडिंग के थ्रू, जो ग्रेटेस्ट अमाउंट के अंदर आ रही है, बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर हमारे पास प्राइवेट फंडिंग आ रही है, उसके थ्रू वो इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाए फॉर दोस्त पब्लिक, क्योंकि पब्लिक में मुस्तफीद होना ज्यादा से ज्यादा। प्राइवेट सेक्टर तो चलो एक हद तक मुस्तफीद हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली प्राइवेट सेक्टर भी फंड इसीलिए लगा रहा है टू प्रोमोट देयर ग्रीन इमेज, और वो लेवरेज दे सके पब्लिक को। और जब वो पब्लिक को लेवरेज दे रहा होगा, सो यस पब्लिक के पास उनकी ग्रीन इमेज बैठ जाएगी, एंड यस पब्लिक विल बी गिविंग दोज प्राइवेट कंपनीज अ मोर ब्रॉडर प्रॉफिट। अगर हम ऐसे बात करें तो पब्लिकली हमारे पास ऐसे बहुत सारे जो पब्लिकली फंडेड होते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे हैं, लेकिन उनके लिए भी एक तरीके से बैरियर्स आते चले जाते हैं, वो भी एक तरीके से रुकावट का शिकार हो जाते हैं थ्रू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स एक तो बहुत ज्यादा कम होती हैं एज कम्पेयर टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स। और लोग या कह लें जो बड़ी बड़े सेक्टर्स होते हैं आरईटी के लिए, मतलब कि जो रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज के प्रोजेक्ट्स के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, वो प्रेफर करते हैं कि हमारे पास चले प्राइवेट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आती रहे ज्यादा से ज्यादा, और पब्लिक इन्वेस्टमेंट को भी हम लोग नाम का ले लेंगे। तो दिस इज द मेन कंपैरिजन या मेन आप कह लें लूप होल इन द इन्वेस्टमेंट्स फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज। अगर हम ऐसे बात करें तो जो पब्लिक फंडिंग की यूज है फॉर रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स, वो इसलिए किया गया है कि हमारे पास मार्केट के अंदर डिस्टॉर्शंस कम से कम हो, अगर हो तो उसको हम लोग कंट्रोल कर पाए। अगर हमारे पास पब्लिक फंड्स एक तरीके से लिमिटेड अमाउंट के अंदर अवेलेबल होंगे, तो हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी, कुछ प्रोजेक्ट्स को हमारे पास फंडिंग जाएगी एज कम्पेयर टू ऑल ऑफ आवर प्रोजेक्ट्स। हमारा टाइम पीरियड भी उस प्रोजेक्ट का थोड़ा सा कम हो जाएगा कि हम एक महदूद टाइम पीरियड के अंदर उस प्रोजेक्ट को वो फंड कर पाएंगे थ्रू और द पब्लिक फंड्स। और इसकी वजह से जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी वो भी कम से कम होती चली जाएंगी। ये है हमारे पास थोड़ा सा आप कह लें इसकी लिमिटेशन पब्लिक फंड्स की, जो पब्लिक फंडेड हमारे पास फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी। अगर हम ऐसे बात करें तो जो इंस्ट्रूमेंट्स आप कह लें प्राइवेट सेक्टर के थ्रू जा रहे होते हैं उनके अंदर इसके बिल्कुल बरक्स है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, कि वहां पर भी चले लीगल कंस्ट्रेंट्स आते हैं उनके लिए, कि उनके लिए थोड़ी सी लीगल रुकावटें आती हैं, बट यस आफ्टर पासिंग दोज लीगल कंस्ट्रेंट्स, प्राइवेट जो फंडेड हमारे पास फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो ऐसे करेंगे कि वो एक तो इफेक्टिवली काम करेंगे, और वो एफिशिएंटली काम करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा, ताकि उनकी कंट्री के लिए वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर पाए। इससे डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प होती है, उनका एक तरीके से आप कह लें रोल प्रोड्यूस हो रहा होता है, कि रोल उनका नुमाया हो रहा होता है कि यस दिस कंपनी इज द वन दैट इज वर्किंग इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। सो इफ वी मूव फॉरवर्ड, हम लोगों ने अभी देख लिया था कि रिन्यूएबल एनर्जी होती क्या और किस वजह से
बेसिकली हमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर। अगर हम आगे बढ़ें, सो वी हैव कि हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर कौन कौन से बैरियर्स आते हैं। ऑब्वियसली कोई भी हमारे पास सेक्टर होगा, अगर हमने उसको फंडिंग देनी है या अगर हमने उसके ऊपर काम करना है, तो यस हमारे पास ऐसे बहुत सारी रुकावटें आती हैं, और उन रुकावटों को पहले पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना होता है, उनकी बारे में जानना पड़ेगा, हमें सर्च करनी पड़ेगी कि यस व्हाट आर बेसिकली दोज बैरियर्स, दोज ऑब्स्टिकल्स, दोज हर्डल्स, और उन हर्डल्स को जानने के बाद देन वी कैन प्रॉपरली वर्क किसके थ्रू, बाय द प्रॉपर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू मिनिमाइज द इफेक्ट्स ऑफ दोज बैरियर्स। हम लोग पहले पहले उन इफेक्ट्स के उन बैरियर्स के इफेक्ट्स को कम से कम करेंगे। दूसरा ये होगा कि हम आफ्टर द मिनिमाइजेशन हम उन बैरियर्स को खत्म कर सकेंगे विद द प्रॉपर चैनल, जो जिसके अंदर हम लोग टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करेंगे। और हमारे पास अगर फाइनेंशियल बैरियर्स की बात की जाए, सो वी हैव 5 फाइनेंशियल बैरियर्स। वी हैव लैक ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। नाम से पता चलता चला जाएगा, लेकिन हम लोग इसको मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन वी हैव लैक ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। देन वी हैव हाई एंड अनसर्टेन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट्स। उसके बाद हमारे पास लैक ऑफ इक्विटी फाइनेंस आता है। एंड यस उसके बाद आता है हमारे पास स्मॉल स्केल ऑफ प्रोजेक्ट्स। नाम से थोड़ा सा आपको बता रहे हैं कि क्या क्या खिलाए जाते हैं, क्यों इनकी आप कह लें ये रुकावटें हैं इन रिन्यूएबल फाइनेंसिंग। सो बेसिकली अगर हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, तो हमारे पास जो ये रुकावटें आ रही हैं वो सबसे बड़ी है, वो ये है कि हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज के अंदर एक्सपीरियंस नहीं है। वी आर बेसिकली लैकिंग द एक्सपीरियंस एंड द फेमिलियरिटी कि किस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो हमारे पास रुकावट है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस एंड फेमिलियरिटी विद द रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज, ये बेसिकली एक मेजर बैरियर है इन लो इनकम कंट्रीज के अंदर। ऐसे कंट्रीज जहाँ पर आप कह लें इनकम रेट हमारा बहुत कम है, जहाँ पे हम लोग पर कैपिटा बहुत कम कमा रहे होते हैं। अगर हम मजीद वैसे देखें तो पॉलिसी मेकर्स, फाइनेंसर्स, या एक तरीके से जो पावर परचेजर्स होते हैं, जो पावर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं फॉर देयर ओन गेन्स, या स्पॉन्सर्स, वो भी इस चीज को या एक तरीके से इस प्रोजेक्ट मतलब कि अगर वो एक प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी थोड़ा सा इसको प्रॉपर्ली असेस नहीं कर पाते कि इस प्रोजेक्ट की क्या पॉसिबिलिटी है, क्या इसकी वायबिलिटी है, और इस प्रोजेक्ट से कौन कौन से रिस्क है। सो बेसिकली दे लैक द कैपेबिलिटी या दे आर अनेबल टू असेस द फिजिबिलिटी, वायबिलिटी एंड रिस्क ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स, जहाँ पे वो प्रॉपरली कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, उस प्रोजेक्ट को डिवेलप कर रहे होते हैं। और ये लीड कर सकता है हमारे पास एक ट्रैप को, जिसके अंदर हमारे पास एक तो लैक ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, दूसरा हमारे पास लैक ऑफ एक्सपर्टीज होगी, जिसका मतलब प्रॉपरली ये होगा कि हम लोग बैंकेबल प्रोजेक्ट्स की तरफ जा रहे हैं, जिसके अंदर हमें लोन ज्यादा से ज्यादा लेना पड़ेगा फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। और लोन लेने से मुराद ये है कि जब हम बैंकेबल प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे तो उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा नहीं आएंगी। और ये आप कह रहे ये इन फ्यूचर के अंदर RET के जो प्रोजेक्ट्स होंगे, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी के जो प्रोजेक्ट्स होंगे, उनके ऊपर दोबारा से ज्यादा डेवलपमेंट नहीं होगी एज अ रिजल्ट। अगर हम बात करें सो बेसिकली फाइनेंशियल फाइनेंसिंग बैरियर्स की, तो जो नंबर 1 था हमारे पास, दैट वाज कि लैक ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। लेट मी जस्ट चेंज द स्लाइड। सो द नंबर 1 फाइनेंसिंग बैरियर वाज लैक ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। उन्होंने ये कहा है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज होती हैं, बेसिकली वो कैटेगराइज्ड की जा रही होती हैं कि उनके पास कैपिटल कॉस्ट जो आएगी वो बेसिकली बहुत ज़्यादा हाई होगी अपफ्रंट, जो उन्होंने सामने दिखानी होगी, और उनकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट आएंगी वो थोड़ी सी कम होंगी। क्यों? क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द टेक्नोलॉजी जो हम लोग यूज कर रहे होते हैं रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए। और जहां जहां हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट की नीड होगी लॉन्गर टर्म की लिए, उसको लगाने के लिए या उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो देन वी विल बी नीडिंग अ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फंडिंग, अ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फंडिंग। और अगर हमारे पास उस लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फंडिंग की कमी होगी, एब्सेंस होगी, तो देन हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को बेसिकली बायसनेस का शिकार होना पड़ता है कि आइदर या तो वो शॉर्ट
लोन टर्म्स में पैसे लेते रहें, जो कि उस प्रोजेक्ट को प्रॉपर्ली लेके जा सकते हैं कंप्लीशन की तरफ फॉर लिमिटेड या एक तरीके से फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड। और दूसरा आया कि ये जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है, ये डिफिकल्ट भी हो सकती है, या एक तरीके से लीस्ट इनकम कंट्रीज के अंदर ये इसको मैनेज करना या इसको ऑब्टेन करना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि बैंक की तरफ से जो बैंक दे रही होती है बेसिकली लीस्ट इनकम कंट्रीज के अंदर, आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ बैंक के थ्रू ले सकते हो। वो बैंक आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाता चला जाएगा, और थ्रू those restrictions you will not be able to invest, या you will not be able to decide कि कितनी इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी आपको उन RETs के अंदर जो कि आप लो इनकम कंट्रीज के अंदर लगाओगे। अगर हमारे पास लैक ऑफ एक्सपीरियंस होगा RETs के साथ, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो बहुत ज्यादा पोटेंशियल फाइनेंसियर्स होंगे जो पैसा लगाने के बारे के लिए इंटरेस्टेड भी होंगे, वो उन रिस्क को प्रॉपर्ली असेस नहीं कर पाएंगे, जिस तरीके से अभी हमने पहले बात की थी। और ये लीड कर सकता है कि फंडिंग सोर्सेज भी हमारी मैच ना हो, कि हमारा जो पोटेंशियल फाइनेंसर था पहले वो इंटरेस्टेड था, लेकिन क्योंकि अब वो प्रॉपर्ली रिस्क को अपना असेस नहीं कर पा रहा, वो अनेबल है असेस करने के लिए, तो वो बैकआउट कर सकता है। ये बहुत ही बड़ा हाई चांस हो सकता है। और बहुत सारे लो इनकम कंट्रीज के अंदर फंड्स जो हैं वो यहाँ तो एग्जिस्ट करते ही नहीं है, या उनकी जो फंडिंग की आप कह लें परसेंटेज होती है वो लिमिटाइज कर दी जाती है इन्वेस्टमेंट के लिए, कि अगर हम आपको फंड प्रोवाइड करेंगे तो आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इतनी परसेंटेज के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, आप इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद वो नहीं कर सकते। स्क्रीन विजिबल नहीं है मेरे सामने, स्क्रीन विजिबल हो रही है, लेट मी जस्ट दोबारा से मैं शेयर करता हूँ। जस्ट अ मिनट। सो आई होप कि अब आपको स्क्रीन विजिबल हो रही हो। आई ट्राइड माई बेस्ट। जस्ट आइदर रिएक्शन की ताकि हम लोग इसको मजीद आगे कंटिन्यू कर सकें। ये यस सर, यस सर। थैंक यू सो मच। अच्छा, सो अगर हम लोग मजीद आगे बढ़े तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि जो स्मॉल लीस्ट इनकम कंट्रीज होंगे, वहां पर हमारे पास जो मेजर बैरियर आएगा वो यही आएगा कि उनको फंडिंग के अंदर बैरियर आएगा, कि किस तरीके से वो फंडिंग ले सकते हैं। एज बैंक जो होंगे वो उनको लिमिटाइज फंडिंग देंगे, या एक तरीके से लिमिट कर देंगे उनकी फंडिंग को, कि आप इतनी ही परसेंटेज के अंदर फंडिंग दे सकते हैं और इतनी ही परसेंटेज के अंदर आप इन्वेस्टमेंट आगे कर सकते हैं। और जब हमारे पास उन लीस्ट इनकम कंट्रीज के अंदर फाइनेंशियल रिसोर्सेज ही लिमिटेसाइज कर दी जाएंगी, कि उनको कंस्ट्रेंट कर दिया जाएगा, उनके ऊपर पाबंदियां लगा दी जाएंगी, देन वो एक तरीके से डायरेक्ट कर दिए जाएंगे कि वो हायर कंट्रीज से एक तरीके से लोन मांगे, फंड मांगे, हेल्प मांगे, ग्रांट मांगे, कि ये उन हायर कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करता है। बट इट डिपेंड्स कि कितने शॉर्टेस्ट टाइम फ्रेम के अंदर वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। अगर हम लोग अब आगे बढ़े तो डेट इज के लिए लैक ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, जो कि हमारे पास था सेकंड बैरियर। जब तक हमारे पास लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है देखी जाती है, तो RET की जो प्रोजेक्ट होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी के जो प्रोजेक्ट्स होंगे, वो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के अंदर फंड्स ले सकते हैं जब तक हमारे पास लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है। क्यों प्रोजेक्ट ले सकते हैं या क्यों वो उस प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगा सकते हैं, वो इसी तरीके से कि हमारे पास उस की सिक्योरिटी हुई है कि लोन जो हमारे पास अगर आएगा इन द फ्यूचर, तो वो प्रॉपर चैनल के थ्रू आएगा, और उसके अंदर कोई भी हमारे पास लिमिटिसाइज नहीं की जाएगी उसकी फंडिंग अमाउंट को। जितना अगर हमारे पास इन द फ्यूचर हमें लोन लेना भी पड़ेगा, तो वो प्रॉपर लोन आएगा, प्रॉपर चैनल के थ्रू आएगा, और पूरी अमाउंट के अंदर आएगा। उसके अंदर कोई भी परसेंटेज जो कह रहे लोन्स की है, वो कोई भी कम ज्यादा नहीं होगी। जो हमारे पास एक तरीके से आप कह लो कि नॉन या फिर लिमिटेड रिसोर्स फंडिंग होती है इस टाइप के अंदर, जो अलाउ कर रही होती है रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स को कि वो अपनी कॉस्ट को कवर कर लें एक लिमिटेड या एक लाइफ टाइम के अंदर। बेसिकली डेट लीड्स कि वो फंडिंग हासिल करें फ्रॉम द अपर,
या एक तरीके से फ्रॉम दोज कंट्रीज जो कि इनकम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। आरईटी के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं या एक तरीके से जो रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो एक तरीके से ज़्यादा एक्सपोज होते हैं प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए। लेकिन जब वो एक्सपोज ज़्यादा हो रहे होते हैं प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के अंदर तो उनके पास लिमिटेड अवेलेबिलिटी होती है कि वो किस कंपनी के साथ इल्हाक करना चाहते हैं, किस कंपनी के साथ अटैच होना चाहते हैं फॉर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। और ये एक तरीके से उनके लिए थोड़ा सा खतरे का बायस बन जाता है। लेकिन यस, इट इज गुड फॉर देम। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो कन्वेंशनल टेक्नोलॉजीज हो रही होती है, एंड बाय कन्वेंशनल आई मीन टू से जो हमारे पास हमारी पुरानी टेक्नोलॉजीज थी, उसके अंदर ये था कि हम लोग आराम से पोटेंशियली फाइनेंसिंग को अट्रैक्ट तो कर पाते थे, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हमें देनी पड़ती थी। और अगर हम अब लोग मजीद इसको देखें तो देर इज अ थिंग कि वी हैव और थर्ड बैरियर कि दैट इज हाई एंड अनसर्टेन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट। बेसिकली ये क्या कहता है? सो एज हम जानते हैं कि जितने भी मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो, एक मिनट लेट मी जस्ट ऐड, हम लोग जानते हैं बेसिकली जितने भी मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं वो सफर कर सकते हैं स्लो, कॉस्टली और अनसर्टेन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की। कि आइदर कोई ना कोई ऐसे हमारे पास आप कह लें क्वालिटीज आ जाएंगी या कोई ऐसे सिनेरियोज आ जाएंगे जहां पर उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी और हमें बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। और ये पार्टिकुलरली देखा जाता है लीस्ट इनकम कंट्रीज के अंदर, क्योंकि वो लाइकली फॉल कर रहे होते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। और इसकी बहुत ज़्यादा वजूहत होती हैं जब वो लीस्ट इनकम कंट्रीज के अंदर फॉल करते हैं ऐसी चीज़ें। सो ऐसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बेसिकली लोकेट किए जाते हैं इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एंड सोशली सेंसिटिव एरियाज के अंदर, ताकि अगर तो हमें ज़रूरत हो तो हम लोग थोड़ा सा पब्लिक फंड के थ्रू भी और पब्लिक की हेल्प के थ्रू भी उन प्रोजेक्ट्स को प्रॉपर्ली कंप्लीट कर सकते हैं। जो इसके अंदर लैंड यूज रिक्वायरमेंट्स होती हैं बेसिकली प्रोजेक्ट्स के लिए वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती है। और वी नो कि लैंड यूज हमारे पास एक ऐसी टर्म होती है जिसके अंदर ह्यूमन उस जमीन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने गेन के लिए, कि आइदर वो उस जगह को एक बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल कर सकता है, एक पार्क के लिए इस्तेमाल कर सकता है, एक हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए इस्तेमाल कर सकता है। सो दीज आर लॉट ऑफ थिंग्स जिसके अंदर हम लोग डील कर रहे होते हैं इन ऑल ऑफ दोज थिंग्स। यस, अगर हम लोग मजीद देखें तो देर इज अ लॉट अनदर थिंग जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये चीज जो रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट है वो स्पॉन्सर करेगा टूवर्ड्स द सिग्निफिकेंट अमाउंट्स ऑफ फंड्स, कि जो हमारे पास फंडिंग आ रही होगी वो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के अंदर ही लगेगी एज फाइनेंशियली उस प्रोजेक्ट को क्लोज करने से पहले पहले। और ये जो जितने भी फंड्स होंगे वो आप कह लें कि रीच आउट कर रहे होंगे सबसे पहले उन सोर्सेस को, कि हमारे पास रिस्क कैपिटल ना देखा जाए। एंड इफ वी गो टूवर्ड्स द नेक्स्ट आप कह लें फाइनेंशियल बैरियर, तो देर इज द लैक ऑफ इक्विटी फाइनेंस। जो हमारे पास लैक ऑफ इक्विटी फाइनेंस है वो लिंक करता है द नीड फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग और लिमिटेड एक्सेस टू प्री इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग। प्री इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग हमारे पास वो फाइनेंसिंग की टर्म है जिसके अंदर बेसिकली फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि जब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास एक बिल्ड हो रहा होता है, या फॉर एग्जांपल जब हम लोग अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग कर रहे होते हैं, जो प्रोजेक्ट्स हमारे पास ये डिफरेंट आप कह रहे बिल्डर्स बना रहे होते हैं, तो वो पहले ही कॉल अप कर लेते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट के स्टार्ट इस तारीख को करेंगे। इससे पहले पहले अगर आप इंटरेस्टेड है अपार्टमेंट लेने के लिए, सो बेसिकली आप अपार्टमेंट के अगर आप इस अपार्टमेंट को लेने के लिए इंटरेस्टेड है, आप हमें इतनी अमाउंट दे दें एंड यस ये अपार्टमेंट हम प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने से पहले ही आपका हो जाएगा। सो दिस इज प्री इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग। ये उसकी एक थोड़ी सी एग्जांपल थी आपको समझाने के लिए कि व्हाट बेसिकली इज प्री इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग। तो वो ये कहते हैं कि लैक ऑफ इक्विटी फाइनेंस ये एक चैलेंज है जो कि दोनों के साथ लिंक करता है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के साथ भी और लिमिटेड एक्सेस टू प्री इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग के साथ भी। और क्योंकि दिस थिंग लीड्स टू द फेलियर ऑफ मोस्ट आरईटी प्रोजेक्ट्स।
अगर हम देखें तो बेसिकली ऐसे बहुत सारे आरईटी के प्रोजेक्ट डेवलपर्स हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं, और उनके पास बहुत ज़्यादा लिमिटेड नंबर होता है लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स के ऊपर स्पॉन्सरिंग करने का। उनको पैसे देने के लिए उनका जो नंबर होता है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है कि वो बड़ी अमाउंट्स नहीं लगा सकते। जब हमारे पास ये वाली प्रॉब्लम आती है तो दिस लीड्स टू द लैक ऑफ एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू फंड फॉर आरईटी प्रोजेक्ट्स। हमारे वो जो कॉर्पोरेट सेक्टर होगा वो फंड्स नहीं लगा पाएगा आरईटी प्रोजेक्ट्स के अंदर। और लैक ऑफ इक्विटी फाइनेंस या लैक ऑफ इक्विटी कैपिटल का मतलब एक ये भी होता है कि जो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर होंगे वो कॉस्ट जो डेवलपमेंट आ रही होती है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज की कॉस्ट आ रही होती है, वो उसको प्रॉपर्ली कवर नहीं कर पाते हैं। और उनको कवर करने के लिए एक्सटर्नल असिस्टेंस लेनी ही पड़ती है, आइदर वो बैंक के थ्रू लें एक लोन के थ्रू, आइदर वो किसी और कंपनी को अपने साथ पार्टनर में ले लें। सो यस, दे हैव टू कवर द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल असिस्टेंस। अच्छा, अगर हम लोग आगे मजीद देखें तो जो लैक ऑफ इक्विटी कैपिटल है वो इंक्रीज भी करता है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की डिपेंडेंस को, क्योंकि जो स्पॉन्सर होते हैं वो तो बेसिकली अनेबल होते हैं प्रॉपरली प्रोवाइड करने के लिए लार्ज सम्स ऑफ मनी, ह्यूज अमाउंट, और जिसकी वजह से हमारे जो लोन्स होते हैं फ्यूचर के अंदर हम उनको कैश फ्लो कर सकते हैं और वो ज़्यादा सिक्योर होते हैं। कि फिर एट द एंड हमारे पास जो चारा होता है वो यही हो सकता है कि बैंक के थ्रू हम लोग लोन लें, और लोन हमारे पास पूरी अमाउंट के अंदर आएगा, प्रॉपर चैनल के थ्रू आएगा, बट यस आफ्टर द प्रोजेक्ट कंप्लीशन हम बैंक के थ्रू या बैंक को हमारे प्रॉफिट से वो लोन हमें चुकता करना पड़ेगा। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो देन देयर इज द फिफ्थ फाइनेंशियल बैरियर, जो कि है स्मॉल स्केल ऑफ प्रोजेक्ट्स। अगर हम स्मॉल स्केल ऑफ प्रोजेक्ट्स की बात करें तो बेसिकली स्मॉल स्केल ऑफ हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि स्मॉल एक छोटे पैमाने के ऊपर बन रहे होते हैं, एक छोटे पैमाने के ऊपर बिल्डअप कर रहे होते हैं, लेकिन उनके साथ बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम्स भी आती हैं। और जो पहले पहले प्रॉब्लम आती है वो आती है हमारे प्राइवेट फाइनेंसिंग के अंदर, कि हमारी जो इकोनॉमी होती है, जो हमारी मैशियत होती है, उसके अंदर ये ज़्यादा से ज़्यादा किरदार अदा नहीं कर सकती। और इसके वजह से हमारे पास जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो स्मॉलर प्रोजेक्ट्स के अंदर ना चाहते हुए भी पैसे लगा नहीं सकते, सॉरी चाहते हुए भी पैसे लगा नहीं सकते, क्योंकि उनकी जब वो अगर पैसा लगा भी दें उनके पास वो जो प्रॉफिट रेशियो आएगा वो प्रॉफिट रेशियो ही नहीं होगा, क्योंकि वो है ही स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट। सो इसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स के अंदर। और एक और चीज ये है कि फॉर एग्जांपल कि जो ये स्मॉल जो बहुत सारे स्मॉल छोटे छोटे सिस्टम्स होते हैं, आइदर एन इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि एक तरीके से एक बिल्डिंग जो कि एक छोटे पैमाने के ऊपर बनी हुई है, वहां पर भी आरईटी के जो प्रोजेक्ट्स लग रहे होते हैं वो लार्जर ग्रिड कनेक्टेड होती हैं, कि उनको भी ग्रिड सिस्टम्स के साथ कनेक्ट करना पड़ता है प्रॉपरली, एक तरीके से करंट फ्लो के लिए, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के लिए। और ये वाले जो स्मॉल सिस्टम्स होते हैं ये भी एक प्रॉब्लम के साथ आते हैं, कि जिसके अंदर वो प्रॉब्लम ये है कि रूरल एरियाज के अंदर, देही इलाकों के अंदर जो डिमांड होती है लोकल की तरफ से, वहाँ के रहने वालों की तरफ से, वो कम होती है, कि वो नहीं चाहते कि यार हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर इन्वेस्ट करें। नंबर वन रीजन जहां तक मुझे लग सकता है वो यही हो सकती है कि यस, एक तो बेसिकली वो अपने एसेट्स को यूटिलाइज नहीं करना चाहते, और दूसरी बात यह है कि उनको नॉलेज ही नहीं होती कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है क्या। हाँ, हम लोग इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर हम लोग देही इलाकों के अंदर लगाना चाहते हैं, फर्स्टली वी हैव टू प्रॉपरली मेक देम अवेयर कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। फॉर एग्जांपल सोलर पैनल अगर हम आपको दे रहे हैं, हम आपके घर के अंदर लगा रहे हैं, तो इससे आपका कितना ज्यादा फायदा होगा, कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस कर पाएंगे, कितना ज्यादा आप हम एक तरीके से हमारे जो कंट्री को आप दे रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की मद के अंदर, आप वही किसी और चैनल के थ्रू लगा सकते हैं, आइदर फॉर योर चिल्ड्रंस हेल्थ, एजुकेशन, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो आपका जो बशिंदा होगा उस रूरल एरिया के रहने के अंदर, ही और शी कैन इम्प्रूव हिज और हर क्वालिटी ऑफ लाइफ along with his or her family। अगर हम लोग आप बात करें तो वी हैव risks of RET projects।
अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट्स लगाना चाहेंगे तो हमारे पास 3 रिस्क आते हैं। एक आता है हाई फाइनेंशियल कॉस्ट, दूसरा आता है हाई एक्सपोजर टू रेगुलेटरी रिस्क, और तीसरा आता है अनसर्टेनिटीज ओवर कार्बन फाइनेंसिंग। बारी बारी डिस्कस करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं कि हाई फाइनेंशियल कॉस्ट है क्या। बेसिकली जो हाई फाइनेंशियल कॉस्ट है रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज के लिए वो रिलेटिव होती हैं कन्वेंशनल जनरेशनल टेक्नोलॉजीज के साथ, और इस वजह से ये बहुत बड़ा रिस्क की हामिल होती है कि इसके साथ जो सक्सेस फैक्टर है इसका वो खतरे के अंदर होता है। ये जो हाई कॉस्ट होती हैं वो अंडर डेवलप्ड फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर लग रही होती हैं। फॉर एग्जांपल नेपाल के अंदर वर्ल्ड बैंक ने एक प्रोजेक्ट लगाया था जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को फोकस कर रहा था। तो जो उनकी हाई फाइनेंशियल कॉस्ट आई थी वो उनकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट से 16 to 18% ज्यादा आई थी। यही वर्ल्ड बैंक कहना चाह रहा था। और जो पैसा दिया था डेट वाज फ्रॉम द आईएमएफ along with the वर्ल्ड बैंक। तो जो हाई अप फ्रंट कैपिटल कॉस्ट होती हैं रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज के लिए वो कंपेयर की जा रही होती है कन्वेंशनल टेक्नोलॉजीज के साथ, और वो ये देखा जा रहा होता है कि किस तरीके से कमर्शियल पोजीशन वर्सन हो सकती है उस कंट्री की। अगर हम एक और चीज देखें तो ये है कि जितनी ज्यादा कॉस्ट हम लोग इम्पोज करते जाएंगे हमारे पावर परचेजर्स के ऊपर, और पावर परचेजर्स कौन होते हैं? आम आदमी जो कि इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहा होता है। जितनी ज्यादा हम लोग कॉस्ट इम्पोज करते जाएंगे हमारे पावर परचेजर्स के ऊपर जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को लगाने के लिए चीजें परचेज कर रहा होता है बेसिकली, तो वही रिकवर हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स के साथ जो कि नहीं लगा रहे होते रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे होते हैं डायरेक्टली थ्रू द ग्रिड स्टेशंस। सो आइदर आप ये कह लो कि एक मोनोटोनस पावर है, एक तरीके से मोनोपोली पावर है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप कह रहे हैं आपकी ग्रिड स्टेशन या एक तरीके से आपकी गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है, या दूसरे तरीके पे अगर जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर हमारे पास इन्वेस्टमेंट आएगी एक दफा वो एक तरीके से बहुत बड़ी आपको हाई फाइनेंशियल कॉस्ट देनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद फायदा आपका है, गवर्नमेंट का फायदा नहीं है कि आप उस अमाउंट को जो आप पहले दे रहे थे टू गवर्नमेंट वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए लगा सकते हैं। तो उसके बाद आता है हमारे पास हाई एक्सपोजर टू रेगुलरिटी रिस्क। जितने भी एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो फेस कर सकते हैं रेगुलरिटी रिस्क को। कैसे? कि जो आरईटी के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो पार्टिकुलरली वल्नरेबल होते हैं हमारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर चेंजेस से। हमारे रेगुलेशंस के अंदर एक भी चेंज आ जाए तो हमारे आरईटी प्रोजेक्ट्स को बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है। रिसेंटली आई थॉट्स पिछले साल आई गेस, मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हमारे पास सोलर पैनल के अंदर ये भी टैक्सेस की आप कह रहे इंक्रीज देखा गया था, क्योंकि लोग पहले सोलर पैनल्स को एक भारी अमाउंट के अंदर लगा रहे थे, एक ज्यादा से ज्यादा तादाद के अंदर लगा रहे थे, उनको पता चल गया था कि सोलर एनर्जी या सोलर पैनल्स उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो देन हमारे पास ये चीज एक चीज या एक तरीके से एक डिसीजन की मदद से जब टैक्स बढ़ा था तो उसने रेगुलर पूरा प्रोजेक्शन ही चेंज कर दिया सोलर फील्ड का। और इस वजह से हमारे पास जो कॉस्ट कंपेटिटिवनेस होती है उसके अंदर लैकिंग देखी जाती है। इसका मतलब ये होता है कि जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो जनरली डिपेंडेंट होते हैं सपोर्ट करने के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को, या एक तरीके से जो सपोर्ट करने के लिए रेगुलेशंस के जो रेगुलेशंस को सपोर्ट करने के लिए प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कमिटमेंट का शिकार होते हैं। एक तरीके से उनको प्रीमियम प्राइसेस देनी पड़ती है, उनको बहुत ज्यादा प्राइसेस देनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स के अंदर जो सपोर्ट देनी होती है हम लोग वो दे नहीं पाते, और इसके थ्रू हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स मजीद राइज अप कर सकती हैं। नेक्स्ट वन वी हैव अनसर्टेनिटीज ओवर कार्बन फाइनेंसिंग। जो सेल हो रही होती है कार्बन एमिशन रिडक्शंस की वो हो रही होती है एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जिसके नाम देते हैं हम लोग क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म सीडीएम है, और इट इज वर्किंग मोस्ट प्रोबेबली मोस्टली ये सीडीएम का जो मैकेनिज्म होता है वो डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप कंट्रीज के अंदर काम कर रहा होता है। आई हैवंट सीन दैट मच सीडीएम्स इन एलआईसीज, लेकिन वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि एलआईसीज के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स को लगाने के लिए एक तरीके से उसको सोर्स ऑफ रेवेन्यू बनाने के लिए हमें सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शंस की सेल करनी पड़ेगी। और सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शंस क्या कहते हैं? फॉर एग्जांपल वो ये कहते हैं कि एलआईसी जो है एक तरीके से जो लो
इनकम कंट्री है, या एक तरीके से जो लेस डेवलपिंग कंट्री है, हमने उसको इतनी अमाउंट के अंदर एमिशन लिमिट दे दी है कि वो एक साल के अंदर इतनी कार्बन एमिशन को कर सकता है, और इसके ज़्यादा से ज़्यादा वो नहीं जा सकता। तो बेसिकली जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं वो ये करेंगे कि यस, हम लोग आपको फाइनेंसिस देंगे, आप रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, बदले में आप हमें आपके एमिशन रिडक्शन क्रेडिट्स दे दें। और ये सर्टिफिकेशंस के थ्रू होता है बेसिकली प्रॉपरली। और यूरोपियन यूनियन भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा काम अदा कर रही होती है। अगर हम वैसे बात करें तो देर आर 2-3 कंट्रीज जो कि बहुत ज़्यादा इमिट कर रहे होते हैं। नंबर 1 इज यूएस, नंबर 1 सेकंड इज चाइना, और फिर हम लोग देख रहे होते हैं रशिया का भी। लेकिन मैं भी नाम पढ़ रहा था साथ साथ के यूएस, रशिया, चाइना के अलावा इंडिया इज ऑल्सो सर्विंग इट्स रोल इन द इंक्रीज ऑफ एमिशंस। और वो ये जो 4 कंट्रीज हैं वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एल के अंदर, कि वो एल के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स की लॉन्च कर रहे हैं, और एल बदले में उनको अपने एमिशन रिडक्शन क्रेडिट्स दे रही है। और ये चीज़ को बहुत भी आई थी कि कंट्रीज जो थे एल दे वर विलिंग टू सेल आउट देयर एमिशन रिडक्शन क्रेडिट्स। क्यों? साफ सी बात है कि बेसिकली वो इतना ज्यादा आप कह लें ये एमिशन कर नहीं रहे थे, और रशिया, चाइना एंड यूएस वर एमिटिंग ग्लोबली 23% ऑफ द कार्बन एमिशंस। मीनवाइल अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की है, आई एम नॉट श्योर, आइदर 0.82 और 0.86, लेस देन 1% एमिशन रिडक्शन। अगर हम मजीद बात करें, सो सॉरी, मैं भूल गया था स्लाइड को चेंज करना। I'll be sharing the slides too, so sorry once again, क्योंकि मैंने साइड पे स्लाइड शो ऑन किया हुआ है, एंड देन मुझे लगा था कि स्लाइड शो पे विजिबल हो रहा है, चेंज करना। सो सॉरी वंस अगेन। सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, कि किस तरीके से अगर हम लोग टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करवा दें, बेसिकली अगर हम टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करवा दें रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर या रिन्यूएबल फाइनेंसिंग के अंदर, तो किस तरीके से कारआमद साबित हो सकता है। जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, बेसिकली देयर आर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जो कि एक्सपोजर को डील कर सकती हैं, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिस के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन से बैरियर्स हैं हमारे पास, कौन कौन से रिस्क हैं। जितने भी आरईटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े पैमाने के ऊपर जो आरईटी के प्रोजेक्ट्स हैं, वो रिक्वायर करते हैं कि उनको एक्सेस दी जाए लॉन्ग टर्म फंडिंग की, और वो भी प्रोजेक्ट फाइनेंस के बेसिस के ऊपर। उनका जो एक्सपोजर है वो डिफर करता है इन टर्म्स ऑफ बैरियर एंड रिस्क टू कंपेयर विद अनदर आरईटी प्रोजेक्ट। इसका मतलब ये है कि आरईटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लॉन्ग टर्म फंडिंग चाहिए, दे नीड फाइनेंसिस, और उन फाइनेंसिस को हासिल करने के लिए वो एक्सपोजर करते हैं अपना, वो एक्सपोज करते हैं अपने बैरियर और रिस्क को, और वो ये जताते हैं कि उनके जो बैरियर और रिस्क हैं उन्होंने प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई किए हुए हैं, और उनके जो बैरियर और रिस्क हैं वो डिफर करते हैं एक दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट के साथ। इसकी वजह से क्या होता है, देयर कम्स प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोसेसेस। हमारे पास नीड होती है फिर कि हम लोग ऑब्टेन करें प्री इन्वेस्टमेंट फंडिंग को। और मैंने बता दिया था कि प्री इन्वेस्टमेंट फंडिंग होती क्या है। और मोस्ट लाइकली प्री इन्वेस्टमेंट फंडिंग आजकल के दौर के अंदर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए लॉन्च की जा रही होती है। हमने एक और चीज देखी थी कि पाकिस्तान के अंदर डैम बनाने के लिए आपके फंडिंग ली जा रही थी, और मैं उसके अंदर मजीद बढ़ूंगा नहीं, आई जस्ट वांटेड टू कोट दिस एग्जांपल। सो दैट वाज अ सीन ऑफ, एंड दैट वाज अ सेंस ऑफ प्री इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग एज वेल। और प्री इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग मोस्टली हाइड्रो पावर के अंदर होती है, या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर होती है, और इसकी वजह से उस लैंड यूज के ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं दिखना पड़ता, उसका जो इम्पैक्ट होता है वो कम होता है। अगर हम बात करें प्रोजेक्ट साइजेस की, तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट बैरियर हमारे पास बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि बेसिकली ये होता है कि ये लोअर होते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स जहाँ पर विंड सेक्टर के ऊपर काम हो, या जहाँ पर हमारे पास जियोथर्मल सेक्टर के ऊपर काम हो। जो जियोथर्मल सेक्टर है हमारा, उसके अंदर बेसिकली कॉस्ट बैरियर जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है, कि आपको सिर्फ सिर्फ शुरुआती दौर के अंदर आपको पैसा लगाना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आपको कोई पैसा नहीं लगाना पड़ेगा।
हाइड्रो पावर सेक्टर के अंदर आपको प्री इन्वेस्टमेंट फंडिंग चाहिए थी। विंड सेक्टर और जियोथर्मल सेक्टर आपका, या जियोथर्मल प्रोजेक्ट्स आपके ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर आपको सिर्फ इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी। आप सिर्फ एक दफा भारी इन्वेस्टमेंट करोगे, लेकिन उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, ईयरली बेसिस के ऊपर उनकी आपको मेंटेनेंस जरूर करवानी पड़ेगी, बिकॉज दोज आर द इंस्ट्रूमेंट्स जिसके थ्रू आप इतने बड़े मेगावाट्स की बिजली को स्टोर कर रहे होते हैं, आप कह रहे हैं यूटिलाइज कर रहे होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो हमारे पास एक और चीज आती है, डेट इज कि रिसोर्स अनसर्टेनिटी। रिसोर्स अनसर्टेनिटी भी हमारे पास टेक्नोलॉजीज के अंदर प्रॉब्लम हो रही होती है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि हर टेक्नोलॉजी को एक स्पेसिफिक रिसोर्स चाहिए होती है। ये नहीं है कि इस टेक्नोलॉजी की, फॉर एग्जांपल कि सोलर सेल के लिए हमारे पास विंड पावर के लिए ओशन के थ्रू जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जियोथर्मल के थ्रू या बायोमास के थ्रू, इन सब के लिए एक ही मटेरियल हो। हर टेक्नोलॉजी के लिए देयर विल बी अ डिफरेंट रिसोर्स मटेरियल, और उसको हासिल करने के लिए भी कोई डिफरेंट पाथवे होगा। अगर हम वैसे बात करें तो फॉर एग्जांपल जियोथर्मल प्रोजेक्ट्स के लिए जो सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट रिस्क आता है वो आता है एट द टाइम ऑफ रिसोर्स अप्रेजल, जब वो खैर से अटेन कर रहे होते हैं अपने रिसोर्स को। वो ड्रिलिंग वगैरह तो कर रहे होते हैं कि कहाँ कहाँ पर वेल्स नीडेड है, लेकिन उस ड्रिलिंग के अंदर आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, बिकॉज यू हैव टू गो डीप डाउन टू द अर्थ। अगर हम बायोमास एनर्जी की बात करें, बायोमास प्रोजेक्ट्स की बात करें, वहां पर आपको कंटिन्यूटी चाहिए। एक आपको जो आपको एक सस्टेनेबल इनकम चाहिए या सस्टेनेबल रिसोर्स चाहिए। यस, बायोमास एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको गेन करने के लिए यू हैव टू इन्वेस्ट कंटिन्यूसली, सस्टेनेबली, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की अगर हम मत में देखें। सो दिस वे रिसोर्स अनसर्टेनिटीज एक तरीके से कार्बन फाइनेंसिंग को भी टेक ओवर करने के लिए हेल्प करती हैं, उसके अंदर टेक पार्ट करती हैं। क्यों? क्योंकि ये वो वाली टेक्नोलॉजी है जो कि लाइकली डिपेंडेंट होती है कार्बन फाइनेंसिंग के ऊपर, जो उनकी कॉस्ट को कवर करते हैं। और देर इज वन लास्ट थिंग ऑफ दिस टुडेज वर्कशॉप, कि जो मार्केट फंड्स होते हैं, जो मार्केट खुद आपको प्रोड्यूस दे रही होती है फंड्स, और ये मैं कॉर्पोरेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, वो इन चीज़ों में इंक्लूड नहीं होते। वहां पर हमारे पास एक अलग से फाइनेंसिंग बैरियर देखा जाता है, और वो यही देखा जाता है कि इसके अंदर हमारे पास डोमेस्टिक कैपिटल मार्केट्स जो होती हैं, जो घरेलू कैपिटल मार्केट्स के थ्रू, जो घर के थ्रू हम लोग चल रही होती है मार्केट्स, वहां पर हमारे पास मेजर प्रॉब्लम आ रहा होता है। आइदर तो कोई आपको प्रॉपर्ली एक तरीके से बहुत ह्यूज अमाउंट के अंदर वो पैसा देगा, आइदर कोई ऐसी डोमेस्टिक कैपिटल मार्केट होगी जो कि कम पैसा देगा। सो देर इज नॉट अ सस्टेनेबल इनकम, एक कांस्टेंट लाइन नहीं आएगी, देर विल बी अप्स एंड डाउन्स इन टर्म्स ऑफ इनकम गिविंग टू इन्वेस्ट इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। हम लोगों ने आज वैसे डिस्कस किया था कि किस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी है क्या, क्यों रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर हमें चीज़ें चाहिए होती हैं, क्यों हमारे पास फाइनेंसिस की नीड है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर, हमारे पास ऐसे कौन कौन से बैरियर्स थे। हमने 5 बैरियर्स को डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास जो 3 सेक्ट ये हैं प्रॉब्लम्स है, वो कौन कौन सी थी। हाई फाइनेंशियल कॉस्ट, हाई फाइनेंशियल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, और साथ साथ हम लोगों ने देखा था कि कार्बन ट्रेडिंग को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। सो दीज 3 वर द मेजर, आप कह रहे, प्रॉब्लम्स। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम लोग टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर वैसे मैं कहूँ तो व्हेन आई डिड माय रिसर्च ऑन फाइनेंसिंग, तो देयर वाजंट दैट मच मटेरियल अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, या एक तरीके से गूगल के ऊपर, बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग के अंदर जब हम लोग डील कर रहे होते हैं, फाइनेंसिंग की फ्लक्चुएशंस हो रही होती हैं रेगुलेटरी, और जितने भी आपको इसके रिगार्डिंग डाटा मिलेगा, मोस्टली वो डाटा सारा डिक्टेट कर रहा होगा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें इतना ज़्यादा लगा रहे हैं, इस प्रोजेक्ट के अंदर हम इतना ज़्यादा लगा रहे हैं। वो इन चीज़ों को डील नहीं करता कि ये बैरियर है, ये इसका आप कह लें साइंस की टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन है, ये हमारे पास प्रॉब्लम है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, यू कैन प्लीज आस्क मी, और अदरवाइज वी कैन रैप अप। एंड यस, कल आपका लास्ट सेशन होगा लॉस एंड डैमेज फंड के ऊपर, वी विल बी डिस्कसिंग ऑन द लॉस एंड डैमेज फंड। जी अब्दुल जबार, आपका क्वेश्चन।
सर ये जो वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ये गवर्नमेंट लेवल पे हो रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर में भी हो रहे हैं? मोस्टली मैं बेसिकली लास्ट जो ईयर था ये 2024 का, बिफोर गोइंग टू सऊदी, मैंने वर्ल्ड बैंक का ही एक तरीके से मिनिस्ट्री और वर्ल्ड बैंक की कोलैबोरेशन के अंदर एक कॉन्फ्रेंस आई थी। और आपके जो पाकिस्तान की कंपनी है रिन्यूएबल आर ई सेक्टर के अंदर, एक मिनट लेट मी जस्ट सर्च, मैं आपको नाम बताता हूँ। पाकिस्तान की कंपनी का उन्होंने अपनी रिपोर्ट को एक शाया किया था जिसमें वो बता रहे थे कि किस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पाकिस्तान के अंदर काम कर रहा है और उनके फाइनेंसेस कहाँ कहाँ लग रहे हैं। जस्ट अ मिनट, मुझे उस कंपनी का नाम भूल गया। एंड यस, यू कैन आल्सो सर्च दैट कंपनी ऑन लिंक्डइन, क्योंकि वो बहुत ज्यादा काम कर रही है। जस्ट अ मिनट, रिन्यूएबल आर ई फाइनेंसेस, आई एम सो सॉरी, मुझे उसका नेम भूला हुआ है। बेसिकली उस कंपनी ने इवेंट करवाया था, उन्होंने अपनी सालाना रिपोर्ट को शाया करना था विद इन द कोलैबोरेशन ऑफ मिनिस्ट्री एंड विद इन द कोलैबोरेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक। और उस रिपोर्ट के अंदर ये शाया किया गया था कि वर्ल्ड बैंक along with the help of ministry and along with the help of ये प्राइवेट सेक्टर कहाँ कहाँ पर पैसा लगा रही है, कितना ज्यादा पैसा लग रहा है इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। और वहां पर बेसिकली अभी देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान के अंदर तो बड़े पैमाने के ऊपर गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ज्यादा काम कर रही होती है कि रिसेंटली द सिटी फ्रॉम आई बिलोंग, लिया के अंदर हमारे पास 100 मेगावाट के सोलर पैनल्स लगाए गए थे। एंड यस, उसके उन सोलर पैनल्स के थ्रू लिया हैज बीन प्रोवाइडेड बाय अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अनदर प्रोजेक्ट्स आल्सो, हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम हो रहा है, फाइनेंसिंग के ऊपर काम हो रहा है। आई थिंक सो दैट कंपनी का नाम था आरिफ, रिन्यूएबल एनर्जी फर्स्ट, ऐसी कुछ था। मैं आपको जरूर भेजूंगा उसका, डू चेक इट आउट। उसकी कंपनी रिपोर्ट भी मैं भेजूंगा। लेकिन अगर मैं वैसे कहूँ तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के ऊपर मोस्टली वर्ल्ड बैंक गवर्नमेंट्स के थ्रू या गवर्नमेंट की कोलेबोरेशन के साथ लिंक अप कर रहा होता है। सो दिस वाज द आंसर टू योर क्वेश्चन। और अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क, और आपके अलावा अगर कोई पूछना चाहे तो प्लीज आस्क। आई विल ऑलवेज इनकरेज कि आप क्वेश्चन पूछो। आई नो कि अलॉन्ग विद यू ऑल मैं भी लर्न कर रहा हूँ, गलती मेरे से भी हो सकती है आपको बताने के अंदर, आपको भी मैं थोड़ा सा गलत बता सकता हूँ। लेकिन यस, व्हेन आई विल बी टीचिंग यू, या इस तरीके से जब मैं आपको प्रॉपर्ली कन्वे करूंगा, आई विल बी कन्वेइंग 100% नॉलेज आफ्टर रिसर्चिंग प्रॉपर्ली थ्रू प्रॉपर चैनल्स। ताकि मैं ये चाहता हूँ कि यस, इफ समवन आस्क यू रिगार्डिंग एनी प्रोजेक्ट या एक तरीके से रिगार्डिंग ऑन एनी टॉपिक, आप उसको एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। रिगार्डिंग लॉस एंड डैमेज फंड, जस्ट अ फन फैक्ट, एक तरीके से एक Q&A पूछूंगा मैं आपसे। अकॉर्डिंग टू यू, loss and damage fund, so sorry, I am also involved in some other projects, that's why. Regarding loss and damage fund, आपको क्या लगता है कि लॉस एंड डैमेज फंड यूएन की किस कॉप के अंदर सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था? मुझे सबसे पहले आप ये बता दें कि यहाँ पे कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जिनको लॉस एंड डैमेज फंड का पता है। आइदर रेज योर हैंड और जस्ट आइदर रिएक्ट कर दें, कोई बात नहीं, हम लोग इसको कल डिस्कस करेंगे। एंड यस, देयर इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग जो मैं आपको कल बताना चाहूंगा। as when I heard it, तो for me it was really a shock कि loss and damage इस तरीके से डिस्कस किया जा रहा है यूएन के फोरम के ऊपर। ओके, नो वरीज। आई बिलीव कि रिगार्डिंग द यूएन कॉप से आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो इंशाल्लाह हम इसको कल डिस्कस करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी या लॉस एंड डैमेज फंड का जो एक इंक्रीज देखा गया था उसके ऊपर बात करना, वो देखा गया था इन द कॉप 27 जो कि इजिप्ट शर्म एल शेख के अंदर हुई थी।
COP27 से इस चीज को प्रॉपरली मद्देनजर रखा गया था कि यस, लॉस एंड डैमेज फंड के ऊपर काम करना है। और लॉस एंड डैमेज फंड इसलिए बनाया गया था कि ऐसे कंट्रीज जो कि आप कह लें क्लाइमेट चेंज से वल्नरेबल हैं, या क्लाइमेट चेंज से उनको एक तरीके से नुकसान उठाने पड़ रहे हैं, जानी माली, उनकी मईशत के ऊपर जो नुकसान आ रहे हैं, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर नुकसान आ रहे हैं, तो उन उन सब चीज़ों से कूप अप करने के लिए ये फंड बनाया गया था बेसिकली। इट्स इन जस्ट द फ्रेमवर्क। और उसको, दिस इज अनदर स्टोरी, मैं आपको वैसे भी इतना ही बताऊंगा। आई विल बी टेलिंग यू टुमारो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज फील फ्री टू आस्क, और अदरवाइज देन वी विल बी क्लोजिंग इट सून। ओके, सो आई गेस आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। इंशाल्लाह मैं आपको ये जो चारों की चारों स्लाइड्स हैं मैं आपको आज ही भेज देता हूँ, अभी भेज दूंगा, ताकि यस आप प्लीज इन स्लाइड्स पे एक दफा ग्रो थ्रू कर लीजिएगा फॉर योर नॉलेज, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप जब क्लाइमेट फाइनेंसिंग सेक्टर के अंदर आप इंट्रोड्यूस किए जाए, अपने आप को खुद करवाएंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू सो much for attending today's workshop. Inshallah, looking forward to seeing you all tomorrow regarding the workshop on loss and damage fund, the last workshop regarding climate financing. Thank you so much. Khuda Hafiz. Shab Khair.